लगभग पिछले 10 साल से मैं इससे कनेक्टेड हूँ। चाहे मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे मैं खुद हूँ, मेरे भी खुद के फ्लैट्स हैं और बहुत डीपली देखा है मैंने इसको, इस बिज़नेस को भी देखा है और आगे इसमें और भी ग्रो करने वाला हूँ मैं, इससे कनेक्टेड फील करता हूँ। तो भैया आपका क्या ओपिनियन है? तो मतलब आपने आप प्रोसेस बता सकते हैं, आपने घर बेचा है, आपने रेंट पे लिया है? दोनों किया है मैंने, मतलब मैंने घर बेचा भी है और फ्लैट को रेंट पे भी लिया है या फ्लैट को रेंट पे दिया भी है जी। तो ये तीनों चीज़ें मैंने किया है रियल एस्टेट। तो भैया जब आप फ्लैट रेंट पे देते हो तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? जनरल प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो एक ही अवेयरनेस पूरे मार्केट में है रियल एस्टेट को लेके कि डायरेक्टली अगर कोई लोकल एजेंट होगा तो आपको उससे कनेक्ट होना है। कोई भी वेबसाइट के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता, कोई भी ये नहीं चाहता है कि मैं जाऊंगा वेबसाइट पे और 5-6 फोटोज़ फ्लैट के अपलोड करूंगा और फिर मेरे को लोगों का फ़ोन आएगा और मैं उनको जाके दिखाऊंगा फ्लैट। ऐसा कोई भी करना नहीं चाहता एज अ ओनर। वो क्या चाहते हैं कि सब कुछ बना बनाया आए और कोई जो टेनेंट्स है उनको लेकर आए मेरे पास और उनको दिखा कर लाए और मैं सिर्फ पैसे की जो भी उनकी बात है वो बस उतना कर लूँ। ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है। क्योंकि जनरली अगर आप जो वेबसाइट्स पे देखते हैं, चाहे वो नो ब्रोकर हो, चाहे जो भी इसके रिलेटेड साइट्स हो, उस पर कई बार क्या होता है कि उस पर जो भी आप फ्लैट्स देख रहे हैं वो चाहे नो ब्रोकर पे क्यों ना लिखा हो लेकिन उसको एजेंट ने अपलोड किया। क्योंकि जब हम एक्चुअल आप जब लेने जाएंगे फ्लैट को और आप वो वेबसाइट पे देख कर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ओनर ने नहीं अपलोड किया है। और ये 10 में से 9 केसेस होते हैं। एक आध केसेस में मान सकता हूँ कि एक आध ओनर जो खुद पे लेकर उसने किया है अपलोड और वो चाहता है कि मैं खुद सामने से चीज़ें करूं, लेकिन कई ओनर्स जो अपने फ्लैट को रेंट पे देना चाहते हैं वो अपने फ्लैट से कहीं बहुत दूर रहते हैं। कई तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कई आउट ऑफ स्टेट रहते हैं। ये सब इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये सब काम चल रहा है। कोई रहना तो वहाँ चाहता नहीं, तो वापस से 20 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर आकर उसको फ्लैट दिखाना टेनेंट उसको, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो कोई चाहता है कि एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई ऐसा ह्यूमन बीइंग हो जिसको बता दे और वो सब कुछ हैंडल कर ले। बराबर। तो भैया जैसे आपने बताया कि आप प्रेफर करते हैं कि कोई ब्रोकर आपके लिए सारा काम करे, तो उसमें आपकी क्या प्रोसेस रहती है ब्रोकर के थ्रू? मतलब आपको क्या क्या करना पड़ता है? अभी हम लोग कैसे करते हैं कि जो भी हमारे आसपास के रियल एस्टेट ऑफिस होते हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स बन रही होती है तो वहाँ पर जनरली अगर आप जाएंगे उनके ऑफिस में आपको ब्रोकर्स मिलते हैं, एजेंट्स मिलते हैं, तो उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और वो 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं कि आपको कैसे फ्लैट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो उनके पास कई लिस्ट ऑफ फ्लैट्स रहते हैं। कई बार ओनर को भी पता नहीं होता, वो एजेंट के पास वैसे भी फ्लैट्स होते हैं। तो ये जो लोकल मार्केट की मैं बात करूँ जहाँ बहुत ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ नहीं है, थोड़ा आउटस्कर्ट में पड़ता है, वहाँ पूरा एजेंट के हिसाब से चलता है। चाहे वो आप वेबसाइट के थ्रू जाएँ या फिर आप डायरेक्टली किसी से बात करें, बात दोनों सेम है। आपको जाना एजेंट के थ्रू पड़ता है। तो इसीलिए कई बार टेनेंट्स हो गया या फिर ओनर हो गया, इन दोनों ने मन में बिठा लिया है कि अगर ऐप में जाना है तो कोई ऐसी ऐप होनी चाहिए जहां पर मुझे डायरेक्टली ओनर का नंबर मिले। क्योंकि अगर हम ऐप में जब भी कॉल पे करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ओनर का नंबर नहीं होता है। और एक्चुअल में अगर हम ट्रू कॉलर पे या फिर मोबाइल में चेक करते हैं तो पता चलता है वो ओनर से उसका कोई लेना देना नहीं। इसने फ्लैट का फोटो जाके लिया, ओनर की कई बार जानकारी होती है, कई बार नहीं भी होती है, और वो दिखाकर ओनर को कन्विंस करता है कि भाई आपको अगर फ्लैट चाहिए तो मैं आपको दिलवा सकता हूँ। तो भैया जब आप एक ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो आपको कोई प्राइस पे करना पड़ता है उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक फ्लैट को अगर मैं किसी को रेंट पे देना चाह रहा हूँ, मेरे किसी फ्लैट को, और अगर मेरे उस फ्लैट का रेंट 20,000 एग्जाम्पल के हिसाब से बताता हूँ, तो कई बार क्या करते हैं जो एजेंट्स होते हैं वो टेनेंट से अलग बात करते हैं और ओनर से अलग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जो पहले मंथ का जो रेंट होता है बिल्कुल उतने एग्जैक्ट अमाउंट एजेंट ले लेता है। किससे? टेनेंट से। और ओनर से भी वही एक्सपेक्टेड करता है कि मतलब 20,000 आपको देना है मुझे, मैंने तो टेनेंट से ले लिया है, लेकिन आप 20,000 को कई पार्ट्स में मुझे दे सकते हैं जिससे आपको हेवी ना लगे और ओनर्स को ये ना लगे कि भाई मेरे से 20,000 ले रहा है। तो वो क्या करेंगे कि आपकी जो चार्जेस है भाई 6 महीने में, 8 महीने में या 1 साल में आप मुझे दे दीजिए 2,000, 3,000, 5,000 जैसे भी करके देना हो वैसा देना। तो भैया जैसे जो टेनेंट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स अब मान लीजिए जो बाहर से आ रहे हैं, तो आपको लगता है उनके लिए काफ़ी हेवी अमाउंट होता है कि फर्स्ट मंथ रेंट दे ब्रोकर? 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए एक तो डिपॉजिट देना है रेंट पे लेने के लिए, उसके बाद इसका कमीशन देना है, एजेंट का कमीशन देना है। अब इसमें क्या होता है कई बार कि स्टूडेंट्स के लिए अमाउंट बहुत बड़ा बंडल लगता है और स्टूडेंट्स तो मैं ये बता रहा था कि जो स्टूडेंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूँ तो ये अमाउंट बिल्कुल ही उनके लिए फिजिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही फ्लैट में 4 या 5 स्टूडेंट्स रहने के लिए आते हैं, तब उनके लिए वो 20,000 बड़ा वैल्यू नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट आती है, ऐसा कोई ऐप आता है मार्केट में जो पूरी तरह जेन्युइन हो, जेन्युइन कैसा
कि उस पे जैसे आपने प्रैक्टो का ऐप देखा होगा, डॉक्टर्स का ऐप, अगर आपको डॉक्टर से कनेक्ट होना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो आप प्रैक्टो ऐप के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हो। बराबर। लेकिन रियल स्टेट में ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहां आप डायरेक्टली ओनर से कनेक्ट हो रहे हो। राइट। आप समझ रहे हो? हाँ। लोग एजेंट को ओनर समझ के बात कर रहे हैं ये सब ऐप्स में। अगर ऐसी कोई ऐप आती है जिसमें ओनर का वेरीफाइड प्रोफाइल, ओनर का, कि ये ओनर से डायरेक्टली आप बात कर रहे हैं, उनसे आपको कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप या फिर उनके टेक्स्ट मैसेजेस या कॉल करके उनसे आप डायरेक्टली बात करें, तो वो बोलना चाहिए सामने से कि मैं ओनर ही बात कर रहा हूँ। तो इस जगह पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो एजेंट है या फिर जो ओनर को जो देना पड़ता है एजेंट को अमाउंट, वो अमाउंट पूरी तरह हट सकता है और एक ट्रस्ट बन सकता है वापस। क्योंकि रियल स्टेट एक ऐसा मार्केट है कि इस पे जो लोकल कस्टमर्स हैं, इनका बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। बराबर। हाँ। और एक प्रॉपर्टी को ढूंढने के लिए आप बिलीव मानेंगे कि कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सारी ऐप को ढूंढ के मेरे पास आते हैं। क्योंकि जब वो एक्चुअल फ्लैट में पहुंचते हैं तो पता चलता है उनको रेंट 15,000 देना है प्लस एजेंट को 15,000 देना है। बराबर। और ये कई बार ओनर को भी पता नहीं होता कि एजेंट ने टेनेंट से क्या बात करके रखा है। राइट। और ओनर को लेना भी देना नहीं इस बात से, उसका फ्लैट बिक गया और रेंट हो जाए, निकल जाए, बस इतना। बराबर। तो भैया जो अभी मार्केट में प्री एग्जिस्टिंग ऐप्स है या वेबसाइट्स है जैसे नो ब्रोकर 99 acre या outing.com, तो आपका उनके बारे में क्या ओपिनियन है? मैं 100% उन वेबसाइट्स पर जाता हूँ, कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ, बिल्कुल जाता हूँ। लेकिन उनके प्रोसेसेस को देखकर मैं पीछे हट जाता हूँ कि प्रोसेस बाय प्रोसेस जब उनको आप फॉलो करने के लिए बोलते हैं तो वो फिर फ़ोटोज़ ऐसी ही होनी चाहिए, यही फ़ोटोज़ अपलोड होनी चाहिए, फिर उसके बाद उस फोटोज़ में क्या क्या चीज़ें और अरेंज होनी चाहिए, सब आप। मतलब मेरा ये इतना ही बोलना था कि जब भी ओनर कोई भी फ्लैट से डायरेक्टली रिलेट नहीं होना चाहता अपने फ्लैट से, यानी किसी भी सोशल मीडिया पे या कहीं किसी वेबसाइट पे, क्योंकि उसको क्या लगता है कि मैं किसी काम में, कोई आईटी में काम कर रहा है, कोई अपना बिजनेस देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कॉल एक बार फ़ोन नंबर देने के बाद लोग इतने कॉल करने लगते हैं कि उसके पास ये वक्त नहीं मिलता कि भाई मैं सबसे बात कर सकूँ और फिजिकली आकर फ्लैट दिखा सकूँ। तो डिपेंड हो जाता है पूरा खेल आकर एजेंट पे। मैं ये चाहता हूँ ऐसा सेंट्रिक ऐप बने जो कि ओनर से ज़्यादा टेनेंट के लिए फ़ायदेमंद है। बराबर है। उससे ओनर को भी फ़ायदा और टेनेंट को भी फ़ायदा है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर कोई भी टेनेंट कोई फ्लैट को ले और ब्रोकरेज देने के बाद उस फ्लैट में रहने के बाद वो उदास महसूस कर रहा है, सैड लग रहा है उसको, तो फ्लैट बेचने का और बिकने का कोई मतलब ही नहीं है। बराबर है। बराबर है। तो कोई भी आदमी जो रेंट पे रहने जा रहा है वो अपनी इच्छा से इंडिया में रहने नहीं जाता। सब चाहते हैं हम अपने घर में रहें, अपनी जगह पर रहें, लेकिन रेंट पे जाने जा रहा है तो यार उसको पता है मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, या फिर मैं कॉलेज लाइफ जी रहा हूँ या स्टूडेंट हूँ, तो मुझे डिपेंड रहना है, किसी न किसी फ्लैट में जाना ही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी ऐप तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसा ऐप बनना चाहिए कि जिसमें टेनेंट को ज़्यादा फायदा हो, बराबर है। ओनर से ज़्यादा, क्योंकि टेनेंट को जब कॉन्फिडेंस आएगा, जब ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो ओनर्स को ये वेबसाइट पर भटकना नहीं पड़ेगा। कैसी वेबसाइट्स पर जहाँ पर एजेंट की भरमार पड़ी हुई है, बराबर। जहाँ पर एक थोक में एजेंट लगे हुए हैं और एक ही फ्लैट के 4 एजेंट लगे हुए हैं कि कौन बेच दे, किसका फायदा हो जाए। बराबर। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी वेबसाइट जैसे प्रैक्टो है, ऐसी वेबसाइट्स के जैसे कोई ऐप होनी चाहिए, ऐसे ऐप बनने चाहिए जिसमें ओनर और टेनेंट ही दो ही लोग हों। एजेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए और एजेंट को ऐसी ऐप में जगह ही नहीं होनी चाहिए। बराबर। बराबर। आपको ऐसे ऐप बनाना है जिसमें डायरेक्टली ओनर और टेनेंट कनेक्ट हो जाए, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, चाहे टेक्स्ट मैसेजेस से हो, चाहे कॉल से हो, चाहे वीडियो कॉल से हो, लेकिन ओनर और टेनेंट ही दोनों ही होना चाहिए। एजेंट अगर आपको लगा कि वेरिफिकेशन में कि आपका कोई आदमी, ऐप का आदमी उस फ्लैट में जाकर वो वेरीफाई करना चाहिए कि सही में ये नंबर, ये जो कॉन्टैक्ट जो कनेक्ट हो रहा है मुझसे, ये क्या सही में ओनर है या फिर एजेंट तो नहीं है। अगर एजेंट को हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया इस वेबसाइट से, इस ऐप से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है बहुत अच्छा प्रोसेस बनेगा। बराबर। और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ओनर्स खुद आना चाहेंगे। बराबर। क्योंकि ओनर्स को, मैंने क्या कहा, ओनर्स को बहुत सारे बड़ा प्रोसेस दोगे आप कि भाई आप ये स्टेप में चीज़ों को ऐड करो, फिर ऐड करने के बाद फिर मैं आपको ये करूँगा, फिर आपको कॉल आएगा, ऐसे प्रोसेस पे ही नहीं जाना। मैंने क्या बोला, ओनर के पास 4-5 फोटोज है, उसने अपलोड कर दिया, उसने बताया कि जेन्युइन ओनर का प्रोफाइल है, ये वेरीफाइड प्रोफाइल है उसके फोटो के साथ कि भाई ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरा नंबर है। टेनेंट कनेक्ट हो और टेनेंट डायरेक्टली बात करे। अब टेनेंट कई बार क्या होता है, एजेंट टेनेंट बन के कनेक्ट होता है कि मैं आपको फ्लैट ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव में एकदम ही सावधान रहना है कि वेरीफाइड दोनों होने चाहिए, यानी ओनर और टेनेंट दोनों। बराबर। अगर ये ऐप नहीं बना सकते तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ही मुश्किल है। बराबर। रियल स्टेट इतना वॉलेटाइल है, इतने लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें कि खुद की प्रॉपर्टी नहीं है,
लेकिन कई बार टेनेंट को ऐसा महसूस करवाता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी ये मेरी प्रॉपर्टी है। और टेनेंट वहीं पे फंसता है। हाँ और कई बार पूरा फ्लैट का डील होने तक ये ओनर सामान की शिफ्टिंग होने तक एजेंट कुछ नहीं बताता। जब आप सामान लेकर उस फ्लैट में पहुंच जाते हैं तब ये बताते हैं आपका जो रेंट है वही मेरा ब्रोकरेज है। बराबर। अगर आप इस बात पे कन्विंसिंग कोई ऐप बना सकते हो कि इसमें नो ब्रोकर लिखने से नो ब्रोकर नहीं होता तो नो ब्रोकर अगर आप लिख रहे हो कि भाई मैं कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहा हूँ तो ये पूरी तरह कॉन्फिडेंटली एकदम सील्ड बात होनी चाहिए। बराबर। और लोग एक दूसरे की इस ऐप के बारे में बात करनी चाहिए कि भाई कहीं नहीं मिल रहा है क्या, ये ऐप में जाना, इसमें डायरेक्टली ओनर मिलेगा बराबर। या इसमें डायरेक्टली एकदम जेन्युइन टेनेंट मिलेगा। तो दोनों का रजिस्ट्रेशन इसमें होना चाहिए, साइन अप बटन होनी चाहिए कि दोनों का फॉर्म भरना चाहिए। अगर आप ओनर है, आप टेनेंट है, आपका क्या प्रोफाइल है वो वेरीफाई होना ही चाहिए। बराबर। तभी इस पे काम हो सकता है। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी ऐप वेबसाइट बने हुए हैं इनका कोई वैल्यू नहीं। ये IRCTC वेबसाइट्स की तरह है, रेलवे की। 10 बजे आप बैठेंगे तत्काल टिकट बुक करने और आपका टिकट बुक नहीं हो सकता क्योंकि एजेंट्स पे इतनी लॉगिन कर लेते हैं कि उसका जो ट्रैफिक इतना हाई हो जाता है कि आप उसको डाउनलोड ही नहीं कर सकते वेबसाइट। तो आप थक जाएंगे तो एजेंट के पास जाएंगे। और यही तो हमारे सिस्टम की खासियत है कि हमको लोगों को, पब्लिक को इतना थकाना है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड हो, चाहे भले ही 10-15 हज़ार देना क्यों ना पड़े। बराबर। तो भैया आप कोई की स्पेसिफिक पॉइंट्स बता सकते हैं जो हमें ऐड करने चाहिए ऐप्स में? मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइन टेनेंट और जेन्युइन ओनर या फिर जेन्युइन बायर, यही वेरिफिकेशन पे, प्रोसेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, हाँ। ठीक है, तो कंपनी में पुलिस वेरिफिकेशन होता है। बराबर है। बराबर। हाँ। कंपनी का, आपका जो आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके आसपास के लोगों से वेरीफाई किया जाता है। आप जिस कंपनी में, प्रीवियस कंपनी में काम कर चुके हैं वहाँ के लोगों से आपको वेरीफाई किया जाता है कि सच में इसने ये इस कंपनी में काम किया था कि नहीं, राइट। और जेन्युइन है या नहीं। और उस प्रोसेस को लेने के लिए कंपनी 6-6 महीने लेती है। बराबर है। हाँ। करेक्ट। हाँ। अगर उसने ये प्रोसेस नहीं किया तो कल को उसको फेक एम्प्लॉय मिलेगा। राइट। और क्या फेक एम्प्लॉय मिलने से एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आपको जो ये फेक शब्द है ये आपके ऐप में आना ही नहीं चाहिए। बराबर। आपको दोनों की तरफ से ये देखना है कि दोनों फेक नहीं होने चाहिए, दोनों साइड से जेन्युइन और हाँ, वेरीफाइड दोनों होने साइड से चाहिए। जेन्युइन होने चाहिए। और आप अगर वो सामने से ये नंबर डाल रहा है कि भाई मैं सही में टेनेंट हूँ, मैं लेने वाला हूँ प्रॉपर्टी को, तो आपका कॉल प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन उस ऐप में होना ही चाहिए। बराबर। कि कंफर्म हो जाए कि भाई नहीं सही में ये है। तो जैसे भी ये जो ओनर्स आपने बताया जो बाहर रहते हैं, जैसे कोई आउट ऑफ कंट्री या फिर उस सिटी में नहीं है, और वो इस ऐप के थ्रू लॉग इन करे और उन्हें अपना घर दिखाना हो तो कैसे दिखा सकते हैं? मैंने यही बोला कि आपके ऐप के थ्रू ऐसे एग्जीक्यूटिव्स होने चाहिए जो उस फ्लैट को विजिट करें बाय परमिशन ऑफ ओनर, और वो उसके वीडियोस बनाए, बराबर। जेन्युइन वीडियोस बनाए, 360 वीडियोस बनाए उसके, और वो ओनर की तरफ से अपलोड करें। जी बराबर है। बराबर। हाँ। तो उसमें क्या बताना है कि भाई ये लाइव वीडियोस है, हमने ये 4 दिन पहले 5 दिन पहले अपलोड किया है, इस वीडियोस को आपको देखना है। और यही ऐसे ही फ्लैट एक्चुअल में दिखता है, बराबर। ये जेन्युइन फ्लैट का फोटोज है, ये ऐसे ही फ्लैट मेरा दिखता है। यही कॉन्फिडेंस ही बायर के लिए या फिर टेनेंट के लिए बहुत मजबूत काम करता है। बराबर है। और भैया आपका ये जो नो ब्रोकर, 99 एकर्स, ये सब ऐप्स है, इनका इंटरफेस आप उसके बारे में आपको क्या? मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा है, क्योंकि जनरली एज ए टेनेंट भी जाऊँ मैं तो मैं एक 5 या 7 मिनट के बाद बोर हो जाता हूँ। बराबर। मुझे नहीं लगता कि मैं अगला बटन दबाऊँ, क्योंकि मुझे ये डर होता है कि ये ओनर नहीं है। और अगर गलती से ओनर नहीं हुआ और एज अ फीमेल कस्टमर कभी गलती से हुआ तो उसको ये लगता है कि कहीं किसी अननोन के पास मेरा नंबर तो नहीं जा रहा है। बराबर है। और अगर वो सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं हुआ तो कोई फीमेल कभी भी नो ब्रोकर पे, आज भी आपको बता रहा हूँ, कोई भी फीमेल नो ब्रोकर या 99 एकर्स पे अपना नंबर रजिस्टर नहीं करती। करते होंगे 2-4 को छोड़ दीजिए एक्सेप्शंस, लेकिन इसमें बहुत रेशो बहुत कम है। बराबर। कोई लड़की रहेगी तो अपने भाई को बोलेगी तुम रजिस्टर करो, तुमको फोन आने दो, चाहे ओनर भी हो तो लड़की अपना नंबर नहीं देगी, क्योंकि उनको डर होता है कि नंबर कहीं भी हो शेयर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है वेबसाइट ऐप। और रियल स्टेट में आज तक मैं बता रहा हूँ अभी कोई बड़ा प्लेयर बन ही नहीं पाया, यही ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ बने तो कुछ ऐसे वेबसाइट्स को कॉपी करिए या उनके मॉड्यूल्स को कॉपी करिए, जैसे प्रैक्टो मैंने आपको बताया, उसमें बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, एकदम ही वेरीफाइड काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं और डायरेक्टली पेशेंट, बीच में कोई नहीं आता वहाँ पर। अपॉइंटमेंट लेना है, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लीजिए। ओनर कब आपको टाइम दे सकता है वो भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, डॉक्टर कब टाइम दे रहा है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो भैया आपका फीडबैक क्या रहेगा इस पे? इनके पूरे पूरा देखो, ओवरऑल मेरा जो फीडबैक है कि ये बहुत ही बोलते ना, इसमें ट्रस्ट ही नहीं इस बराबर। पूरे इसमें, चाहे बाई करना हो प्रॉपर्टी, चाहे रेंट पे लेना हो या फिर जिसको बेचना है, किसी के बीच में कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है।
बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो रहा है तो वो ये गैप को ख़त्म करे। बराबर। आप एजेंट और टेनेंट या फिर ओनर सेम ह्यूमन बीइंग ही है, सेम चेहरा ही है, सेम हाथ पैर है, सब कुछ है। एजेंट कोई अलग दुनिया से नहीं आए हैं। लेकिन हमको जब हम केवाईसी करेंगे किसी भी ऐप को लेके तो हमारा ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि हम उसमें एजेंट को फिल्टर कर सकते हैं। हाँ। अगर आपको एजेंट का टैब डालना है तो आप ऐप में अलग से दे सकते हैं। लेकिन पूरे all over industry, all over